नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप हेडलाइंस आज सोना चांदी है, क्योंकि ऑल टाइम हाईज यहां पर भारतीय बाजारों में देखने को मिले हैं। और जहां तक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात है, मल्टी ईयर हाईज के आसपास यहां पर दोनों ही सोना और चांदी। यहां से कितनी तेजी और क्या करें आप, वो बताएंगे हम आपको। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पर दालों की, जहाँ पर नेफेड ने हमें बताया है एक्सक्लूसिव बातचीत में कि आगे जाकर जिस तरह का मैंडेट है सरकार की तरफ से, ऑलमोस्ट 100% दालें खरीफ में वो खरीदारी के लिए तैयार हैं। क्या है डिटेल्स, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ फिलहाल कार्यक्रम में जुड़े हैं निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के कुणाल शाह एंड मेटल फोकस के चिराग सेठ। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर सोने चांदी में देखने को मिली है। कुणाल, काफ़ी चौपी रहा बाजार, डायरेक्शन लेस भी थोड़े समय तक, बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन देखने को मिली, लेकिन अब जहां पर गोल्ड प्राइसेस खड़े हैं स्पेशली इंडियन मार्केट्स में और ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, क्या करना चाहिए? आई थिंक अभी जो लेटली जो हमने मूवमेंट आते हुए देखा है गोल्ड में, इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ थ्री थिंग्स। वन, द एक्सपेक्टेशन ऑफ शार्प इंटरेस्ट रेट कट इन कमिंग मंथ्स। सेकेंड, वर्सनिंग जियोपॉलिटिकल, जो ब्रिक्स और यूएस के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है वो बढ़ते जा रहा है, तो जियोपॉलिटिकल स्टेट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी डजंट लुक वेरी अट्रैक्टिव। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, द एक्सपेक्टेशन कि जो डॉलर का फॉल आउट होने वाला है आने वाले टाइम में। सो ये तीनों रीजन मिला के हमने एक मेजर इन्वेस्टमेंट डिमांड, एक मेजर बाइंग आते हुए देखी है। ये मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे सिल्वर में, तो सिल्वर में दूसरे रीजन, सप्लाई साइड जो प्रॉब्लम एग्जैबरेट हो रहे हैं सिल्वर में, प्लस यूएस का सिल्वर को क्रिटिकल मेटल में के लिस्ट में डालना। सो ये सब चीजें इंडिकेट कर रही है दैट व्हेन इन अ टाइम कि जहां पे ग्रोथ आगे जाके इल्यूजिव रहने वाला है, ग्रोथ कितना रहेगा, क्या रहेगा, पैसे की वैल्यू कम होने वाली है आगे जाके, क्योंकि अगर रेट कट्स होते हैं या ऐसे, तो फिर से वही लिक्विडिटी विल चेज कमोडिटीज एंड द रियल एसेट्स। तो ये सब थीम को देखते हुए आज की तारीख में लोगों के पास ऑप्शन कम रहने के कारण गोल्ड और सिल्वर में बाइंग लगातार आ रही है हर एक लेवल्स पे। और दिस इज मोर ऑफ अ फंडामेंटल ड्रिवन रेदर देन जस्ट द टेक्निकल बाइंग। आगे की जो अनसर्टेनिटी है मॉनेटरी पॉलिसी को लेके या ग्रोथ को लेके या इन्फ्लेशन आउटलुक को लेके, सो ये सभी ट्रांसलेट हो रहा है गोल्ड और सिल्वर की बाइंग में। सो ये कंटिन्यू रहेगा। गोल्ड मेरी राय में अभी $3700 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है और सिल्वर $45 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। 37 एंड 45 के जो लेवल्स हैं वो इस साल के लिए हैं कुणाल? मोमेंटम सिल्वर में तो एकदम सिंपल है। सिल्वर में शॉर्टेज, कोई भी आदमी शॉर्टेज में कमोडिटी के प्राइस प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता है। ये मैं बरसों से कह रहा हूं और आज मैं और स्ट्रॉन्ग, आज लोगों को जो शॉर्टेज का अनुभव हो रहा है सिल्वर की मार्केट में, तो ऐसी मार्केट में आप कितना जल्दी प्राइस बढ़ सकता है वो यहां से भी आपको 10% की रैली सिल्वर में देखने मिल सकती है। बाय द एंड ऑफ द ईयर, 31 दिसंबर के पहले, सिल्वर इज पॉइज्ड टू टच कंजर्वेटिवली 1,35,000 टू 1,40,000 के बीच में। सो लुक्स प्रिटी बुलिश फ्रॉम हियर आल्सो। वाह, अच्छी खासी बढ़त है और जो नियर टर्म रेजिस्टेंस लेवल से सोने और चांदी दोनों ने ही निकाले हैं। और भारतीय बाजारों में तेजी ज्यादा देखने को मिली है, वो इसलिए क्योंकि रुपए में गिरावट यहां पर जारी है। हमारे साथ मेटल फोकस के चिराग भी जुड़ चुके हैं। चिराग, क्लियरली बुलिश सेंटिमेंट यहां पर इस साल की शुरुआत से रहा है, फिर चाहे वो यूएस से आता हुआ दिखा, जियोपॉलिटिक्स है, रेट कट है, डॉलर डिक्लाइन है, अनसर्टेनिटी है, सबका फायदा हमने प्रेशियस मेटल्स में आता हुआ देखा। बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब जो ये लेवल्स निकलते हुए नजर आए हैं, आपकी क्या सेंस है? आप इस साल के अंत तक सोने और चांदी को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, भारतीय बाजारों में कैसे देखते हैं? देखिए मनीषा, आप जानते हैं कि हमने जब जून में हमारी एनुअल रिपोर्ट निकाली थी, तो हमने कहा था कि हमारा मानना है कि गोल्ड इस साल काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है और 3700 से 3800 के दाम आपको शायद इस साल के अंत तक देखने को मिल सकते हैं। अभी भी हमारा व्यू बरकरार है। हालांकि आज की जो तेजी है, मैं कहूंगा वो शायद बहुत ज्यादा उसके ऊपर रीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो यूएस मार्केट बंद है और एशियन ट्रेडिंग में ये आपको थोड़ी बहुत तेजी दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल फंडामेंटल्स, जैसे काफी सारी चीजें कुणाल ने तो बात की, ओवरऑल फंडामेंटल्स गोल्ड के यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव है। और यहाँ से आपको शायद, और मैं कहूँगा 10 से 15% भी अगर गोल्ड के दाम अगले 12 महीने में बढ़ते हुए दिखाई दे तो सरप्राइजिंग नहीं होंगे।
चांदी पर क्या सेंस है? $40 अब हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, कैसे रिआइटरेट करेंगे अपने फोरकास्ट? देखिए, हमारा $45 का फोरकास्ट है चांदी पर। एक 12 मंथ व्यू है। तो अभी भी यहाँ से चांदी मैं कहूँगा 10% की अपसाइड है। हालांकि चांदी में देखिए एक दो इंटरेस्टिंग चीजें जो है कि जो न्यू एज यूसेजेस चांदी में जो आते जा रहे हैं, स्पेशली ईज है, सोलार है, फोटोवोल्टेक है, और न्यू एनर्जी के जितने भी सोर्सेज हैं उसकी वजह से चांदी की डिमांड यहाँ पे स्ट्रांग रहेगी। हालांकि ये ऑब्वियसली भी देखना होगा कि अगर चांदी के दाम बहुत ज्यादा भी बढ़ जाते हैं तो शायद इनमें ड्रिफ्टिंग कैसे आ सकती है। तो इस पे एक थोड़ी बहुत नजर होगी, बट ओवरऑल दोनों गोल्ड सिल्वर 2025 और अर्ली 2026 में मैं कहूँगा किसी ने भी बुलिश व्यू लेके चलना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा बेरिश होना शायद एडवाइजेबल नहीं होगा। चिराग, तेजी बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया है और काफ़ी हद तक एक स्ट्रॉन्ग रिआइटरेशन आया है कि सोना चांदी आपको बेहतर रिटर्न्स देते हैं जब मार्केट्स इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं। लेकिन इंडियंस की जब खरीदारी की बात आती है और हम फेस्टिवल सीजन के बीच में हैं, काफ़ी सारी होप्स हैं यहाँ पर इंडस्ट्री को इस सीज़न से। फर्स्ट हाफ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, सेकेंड हाफ में अब प्राइसेस इतना ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या इनिशियल फीडबैक है? अब देखिए मनीषा, एक चीज यहाँ पे मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है कि इंडिया में दो तीन ट्रेंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले है कि क्योंकि गोल्ड के दाम कंसिस्टेंटली ऊपर है तो इन्वेस्टमेंट डिमांड बहुत ही अच्छी है। हालांकि इसका मोमेंटम थोड़ा बहुत जरूर स्लो हुआ है, बट इन्वेस्टमेंट डिमांड अभी भी बहुत अच्छी है। दूसरी बात, अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो जो ब्राइडल डिमांड है या जो वेडिंग रिलेटेड डिमांड है उसके अंदर जरूर हमने लाइट वेटिंग आती हुई देखी है, बट वहां पे डिमांड अभी भी डिसेंट है। हालांकि डेली वेयर कैटेगरी में जिसे हम नॉन डिस्क्रेशनरी परचेज है या फिर नॉन इंपॉर्टेंट परचेज है, वहां पे कहीं पे भी इंपैक्ट आते हुए दिखाई दिया है। और दूसरा और तीसरा एक आखिरी चीज, एक बहुत ही क्लियर ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि जो हेवी पीसेज है अपर मिडिल क्लास एफ्लुएंट क्लास खरीदता है वो अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हालांकि जो लाइट वेट पीसेस है जो एक लोअर मिडिल क्लास खरीदता है वहां पे डेंट आते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोना चांदी खरीद रहे हैं वो ऑफ कोर्स यहाँ पर तेजी में है, इन्वेस्टमेंट डिमांड अच्छी खासी है। ब्राइडल में लाइट वेट बंदरी जरूर बना है लेकिन मांग बहुत ज्यादा गिरी है, ऐसा नहीं लगता। चिराग, एक फाइनल सवाल, और यहाँ से जिस तरह की तेजी की हम बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि जिस तरह की बढ़त ऑलरेडी यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल चुकी है, पिछले साल दिवाली इस साल दिवाली में वॉल्यूम एक डेफिनेट इम्पैक्ट करेगा? जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक मेरा मानना है कि शायद यहाँ पे आपको 10 से 15% की मिनिमम एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है ज्वेलरी परचेजेस में, प्योरली बिकॉज जिस हिसाब से इंडियन मार्केट में दाम बढ़े, यहाँ पे रुपये भी डिप्रिशिएट हुआ है और आपको इंटरनेशनल मार्केट में भी डॉलर के दाम बढ़ते हैं, तो इंडियन कंज्यूमर्स के लिए तो ये डबल वैल्यू रहा है। एब्सोल्युटली। चिराग, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। क्लियरली वॉल्यूम में एक गिरावट देखने को मिलेगी इस दिवाली सीजन। वैल्यू वाइज तो ऑफ कोर्स हम बहुत तेजी पर हैं, ऑल टाइम हाईज यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। कुणाल, आपके पास आना चाहेंगे, और कुछ लोग यहाँ पर अभी भी हमें यहाँ मैसेजेस कर रहे हैं कि क्या ये लेने का अच्छा समय है, ये पूछने के लिए कह रहे हैं। क्लियरली जिस तरह के लेवल्स फिलहाल यहाँ पर बने हैं, थोड़ा सा जिटरीनेस तो इन्वेस्टर्स में है। इट इज़ वेरी नेचुरल बिकॉज 99,000 से हम देखेंगे लगातार 1,05,000, सो ऑलमोस्ट 5,000 रुपया बढ़ गया है, 5% बढ़ गया है सोना। सो इट्स नॉट अ स्मॉल डिनोमिनेशन। सो मैं रिकमेंड करूँगा किसी को भी लेना है तो आपको अगर 50 ग्राम लेना है तो 25 ग्राम लीजिए, 50% आप बाइंग कीजिए। नीचे कभी भी कोई वॉलेटिलिटी में एक फॉल आता है, डिप आता है, वहाँ पे ऐड करने की जगह रखी है। मेरे हिसाब से ये अभी ऊपर ही जाएगा ऐसा व्यू बन रहा है, और मंदी, बहुत बड़ी मंदी होने की जगह नहीं लग रही है। चिराग, मेटल्स कैसे देखते हैं आप? हल्का सा सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ ज़रूर नज़र आया है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी चॉपिनेस यहाँ पर भी सपोर्ट इसलिए है कि आगे जाकर हम कुणाल, यहाँ पर मेटल्स में क्या लगता है आपको? क्योंकि फेड रेट इंटरेस्ट कट का फ़ायदा हमने यहाँ पर भी आता हुआ देखा है। मेटल अच्छा लग रहा है, मेटल में तेजी है, मेटल में कमोडिटी में ओवरऑल व्यू विद वॉलेटिलिटी विद डिप्स आती रहेगी, बट ध्यान तेजी का ही है। मेटल्स आर आल्सो बुलिश, क्योंकि आप देखेंगे अगर जो हिसाब से हमने देखा ये वीकेंड में चाइना, रशिया, इंडिया
की जो मीटिंग हुई है, सो आई थिंक एशिया में जो ग्रोथ है वो स्ट्रांग रहेगा एज कम्पेयर टू द डेवलप पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड, गोइंग फॉरवर्ड यूएस का जो रेट कट होगा उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा मेटल्स को भी, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा मेटल्स पे। सो वो भी मेटल्स के पॉजिटिव में है। सो कॉपर 900 रुपये में बाय कर सकते हैं, 920-25 का टारगेट रखना चाहिए ट्रेडर्स को, और 890 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। एंड क्रूड में क्या सेंस है, बिकॉज 4 महीने की तेजी के बाद अगस्त एक नेगेटिव मंथ के तौर पर यहाँ पर निकला है और काफी सारी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पर यहाँ पर नजर रहेगी। आई थिंक $60 WTI बॉटम लग रहा है मुझे। मुझे लग रहा है कि यहाँ से कोई भी डिप आती है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 600, 55, 80 ये लेवल्स पे आप ऑयल बाय कर सकते हो। ऊपर में 57, 50 तक आ सकता है। न्यूज ऐसा कोई खास न्यूज नहीं आया है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि द वर्स्ट इज इन द प्राइस, और कोई भी जियोपॉलिटिकल फर्दर डेवलपमेंट होता है उससे ऑयल में आपको डिप पे बाई करना ही बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी। कुणाल, ब्रेक में जाएं उससे पहले एक सेंस रुपए पे लेना चाहेंगे, क्योंकि ऑल टाइम लोज पिछले हफ्ते बनते हुए नजर आए थे। यहां से रुपी रेंज कैसी नजर आती है आपको सितंबर के महीने के लिए? सी आई थिंक द रुपी इज फॉलोइंग द, जो रुपी में कमजोरी आई है वो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करता था, पर बिकॉज ऑफ ये 50% टैरिफ जो इंडिया पे लगे हैं, इससे कैपिटल आउटफ्लो, एफआईआई सेलिंग, ये सब रीजंस बहुत मायने रखते हैं। दूसरा, अभी गोल्ड के प्राइस भी बढ़ना चालू हो गए हैं। नाउ दिस इज एडिंग सॉल्ट टू द इंजरी। तो मेरी राय में शॉर्ट टर्म में शायद रुपी 88, 90, 88, 70 तक जाएगा, बट मुझे ज्यादा डेप्रिसिएशन नजर नहीं आ रहा है। आगे जाके कोई यूएस या इंडिया का रिजॉल्व होता है मैटर, तो मुझे लग रहा है फिर से रुपी धीरे धीरे 86, 85 की ओर जाता हुआ नजर आएगा। मैक्सिमम 50-60 रुपए की कमजोरी आ सकती है, उससे ज्यादा मुझे कमजोर नहीं लग रहा है। यानी कि 89 के लेवल शायद ही हम यहाँ पर बनता हुआ देखें। आगे जाकर कुछ अप्रिसिएशन की उम्मीद रुपए में जरूर है, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रीकल्चर की, क्योंकि नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग पंजाब, जिस तरह से बारिशें वहां पर हुई हैं, फसल को क्या नुकसान पहुंचा है, इस पर करेंगे चर्चा। स्वागत है आपका। हमारे साथ अब देवेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं, एग्री इकोनॉमिस्ट। देवेंद्र जी नमस्कार। जिस तरह की बारिशें हमने पिछले पूरे हफ्ते में यहाँ पर पंजाब में और आसपास के इलाकों में आते हुए देखी है, ऑफ कोर्स असेसमेंट अभी आना यहाँ पर बाकी है, लेकिन कितना डैमेज आपको लगता है यहाँ पर खड़ी फसल को हुआ होगा? थैंक यू मनीषा जी। मैं भी अभी बारिश फंसा हुआ हूँ, एंड आई थिंक द पॉइंट हियर इज कि भाई पंजाब में जिस तरीके के फ्लड्स आए हैं और जितनी बारिश हो रही है, इट हैज बीन डिवास्टेटिंग। और अभी तकरीबन 3 लाख एकड़ एरिया जो है पंजाब का क्रॉपलैंड वो सबमर्ज्ड है, और तकरीबन 1000 से ऊपर गांव हैं जो उससे हिट हुए हैं। जानमाल का बहुत नुकसान हो चुका है, आप सब जानते ही हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन इवैक्यूएटेड, और अभी लगता है कि जिस तरीके से पानी रिसीड करने की एक्सपेक्टेशन थी, अब तो क्योंकि 3 दिन का और एक अलर्ट दिया गया है, एंड बारिश सारे ही इलाकों में काफी हो रही है, और आई थिंक इट्स एन इंडिकेशन कि दिस क्राइसिस विल गो ऑन। और सबसे बड़ी बात यह है जो हमें जाननी है कि दिस वाज ए सीजन जिसमें अभी क्रॉप्स हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होने वाली थी, एंड इस टाइम पर जो नुकसान हुआ है, क्योंकि फसलें सबमर्ज्ड हैं, बाय एंड लार्ज कॉटन और पैडी है, तो वो सबमर्ज्ड हैं, तो उसका नुकसान हम अपने आप देख सकते हैं। और तभी हम जानते हैं कि पंजाब के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम 50,000 पर एकड़ किसान को मुआवजा देने की वो बात कर रहे हैं। पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, लेकिन अभी तक जो रूल्स उसके हिसाब से तकरीबन 17,000 रुपये पर एकड़ किसानों को मिलना चाहिए। पर मुझे लगता है कि जिससे क्या डिवास्टेशन हुआ है, अभी तो यहाँ तो भैंसें भी बह चुकी हैं, एंड उनको खाने का और रहने का और ये सब दिखते हैं। People are living on rooftops, but they are not giving hope. पंजाब की एक बड़ी अच्छी बात यह है कि लोग खुद ही उठ के जो वॉलंटियरिज्म जो बिल्डअप हुआ है, आई थिंक इट्स क्वाइट अमेजिंग टू सी हाउ पीपल गेट कलेक्टिव जब ये ऐसा क्राइसिस उनके सामने आता है। So this is the situation right now in पंजाब, एंड हरियाणा के भी कुछ एरियाज अफेक्टेड हैं, और वहाँ पर भी तकरीबन 1000 गांव हैं जो चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि दे आर हिट बाय फ्लड्स।
तो और लेट्स से राइजिंग वाटर्स, पर अभी जो यहाँ पर है 3 रिवर स्पेशली, अगर आप सतलुज को छोड़ दें तो रावी, ब्यास जो हैं ये बहुत अपने उफान पे हैं। एंड आई डोंट नो कि आने वाले दिनों में किस तरह का टर्न आउट देखने को मिलेगा। एब्सोल्युटली देवेंद्र जी, काफ़ी मुश्किल घड़ी है और जिस तरह की पिक्चर्स वहाँ से निकल के आ रही हैं, पंजाब और हरियाणा दोनों ही तरफ से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली नज़र आती हैं। जैसे आपने कहा, पंजाब में शायद 3 लाख एकड़ फसलों का एरिया यहाँ पर पानी में सबमर्ज्ड है, कॉटन, पैडी, लाइव स्टॉक एंड आई एम अज्यूमिंग कुछ फ्रेश प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी हाल यही होगा। वो तो ठीक है जी, फ्रूट्स का तो चलिए क्योंकि थोड़ा सा तो एक एडवांटेज होता है कि दे आर एट ए हाइट, लेकिन बाय एंड लार्ज वी हैव सीन कि पानी वो कई जगह पे 10-10 फुट भी, 7-7, 8-8 फुट भी खड़ा है। एंड किसान तो खुद ही मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और वो बोट्स भी ऑपरेट कर रही हैं वहाँ पर, और जो लंगर की प्रथा है पंजाब की, आई थिंक विच इज़ कमेंडेबल, और सारे ही लोग अभी लंगर की प्रोसेस में लगे हुए हैं, प्रोवाइडिंग फूड एंड अदर एमिनिटीज टू द अफेक्टेड पीपल। आई थिंक दैट इज गिविंग अस लॉट ऑफ होप। और ये पहली बार नहीं है, पंजाब में 2023 में भी फ्लड्स आए थे, 2019 में भी फ्लड्स आए थे। तो दिस रिकरिंग फिनोमिना जो है, इसके ऊपर अब चर्चा होनी शुरू हुई है कि ये क्या कारण है कि भाई पंजाब में रिकरिंग फ्लड्स आ रहे हैं, और वो भी इस डिवास्टेटिव स्केल पर। तो आई थिंक दैट्स अ सीरियस इशू। वेल एब्सोल्युटली, कई सालों के बाद इतना ज़्यादा ख़राब स्थिति यहाँ पर हमने पंजाब में बनते हुए देखी है। देवेंद्र जी, जैसे आपने कहा और काफ़ी इंपॉर्टेंट, और वही मेरा अगला सवाल भी था कि क्या कॉन्वर्सेशंस हैं अब, क्योंकि बहुत समय से जो ऑफ कोर्स जान माल की हानि है, लोगों के घरों की जो हालत है, जैसे आपने भी कहा कहीं अटके हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर हैं। सबसे ज़्यादा जो नुकसान शायद यहाँ पर किसान को एग्रीकल्चर में होता हुआ हमें नज़र आएगा, जो हम बार बार ये बात करते रहते हैं, चाहे वो क्वालिटी की बात है, इंश्योरेंस की बात है, हर्जाना है मिलना चाहिए, रेजिस्टेंट सीड्स की बात है। आपको लगता है ये सारी चीज़ें अब शायद ऑन सरफेस आएंगी? मुझे लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा कि एक देयर इज अ क्वाइट अप्रोच फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी तक उन्होंने कोई इंडिकेशन नहीं दिया है। ठीक है, वो नॉर्मल जो स्पेशल फोर्सेस आती हैं या सपोर्ट करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट में एंड सो ऑन, वो तो ठीक है, सक्रिय हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की चुप्पी जो है इस समय बहुत बड़ा सवाल रेज करती है कि पंजाब के साथ ये अनदेखी क्यों हो रही है, और जबकि पंजाब इतनी बड़ी डिवेस्टेशन से जूझ रहा है, तो और सेंट्रल गवर्नमेंट चुप है। आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन विच इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर और वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट एट दिस पर्टिकुलर टाइम। एंड ये ठीक है कि भाई पंजाब और सेंटर का प्यार और मोहब्बत का रिश्ता रहा है, बट आई थिंक इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड कि दिस इज अ नेचुरल कैलामिटी एंड सबको इकट्ठे होकर इसको एड्रेस करना होगा। सो उसमें ये दो चीज है, एक तो पानी का, जैसे आपने कहा क्यों क्या कारण था कि भाई डैम्स जो थे जब वो मतलब इतने फुल नहीं थे, अब तो दे आर ओवर फ्लोइंग, लेकिन जब डैम्स फ्लो नहीं कर रहे थे तब तो पानी नहीं छोड़ा गया ताकि यू कुड मेक स्पेस फॉर मोर वाटर टू कम इन। लेकिन जब डैम्स फुल हो गए तब आपने पानी छोड़ दिया। फॉर इंस्टेंस जो पंडोर डैम है या रंजीत सिंह सागर जो डैम है, उसका तो 100% से ऊपर ही फ्लो कर गया है। सो आई थिंक इट टेल्स अस वेरी क्लियरली कि भाई वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल, एंड मैनेजमेंट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट थी वाटर रिसोर्सेज की, जहां पर बहुत खामियां दिखाई दी हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, लेकिन ऐसा क्यों रिपीटेडली हो रहा है, आई थिंक इज अ बिग क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। एंड स्पेशली कैनाल्स भी ओवरफ्लोइंग है, क्योंकि आफ्टर ऑल डीसिल्टिंग अगर नहीं होती है कैनाल्स की तो उसका पानी का तो स्पेस कम रह जाता है ना, तो थोड़ा सा भी फ्लड आएगा तो ओवरफ्लो करेगा, और वही रिजल्ट है कि पंजाब में नाले और कैनाल्स और एवरीथिंग इज ओवरफ्लोइंग टुडे। एंड द रिजल्ट इज कि जो एरियाज अफेक्टेड हैं, वल्नरेबल हैं, वो तो उसको फेस कर ही रहे हैं। लेकिन आप ये मानेंगे कि जिस भी किसान की जमीन इस तरीके से सबमर्ज हो जाती है, उसका लाइवलीहुड लॉस कितना सीरियस और सीवियर होता होगा, आई थिंक इज समथिंग दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट। एब्सोल्युटली। एक और चीज़ देवेंद्र जी, और वो लॉजिस्टिक्स को लेकर है। जिस तरह की स्थिति वहाँ पर बनती हुई नजर आई है, ये भी सुनने को मिला है कि लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें हैं, सामान पहुँचाने में भी कुछ बहुत कंसर्न्स हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है। जो हमारे स्पेशली जो वीआईपी जब एंटर करते हैं तो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन सेल्फीज एंड यू नो फॉर गिविंग ए पिक्चर, और उसके करके भी बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन एक चीफ मिनिस्टर ने अपना हेलीकॉप्टर भी दे दिया, दैट्स बिकमिंग रीजन फॉर ए लॉट ऑफ फन इन पंजाब। उसके मेम्स और उसके वीडियोस जो हाँ सर्कुलेट कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं थी। आई थिंक लोग खुद ही आगे निकल कर आ रहे हैं, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग विच द नेशन मस्ट अंडरस्टैंड कि पंजाब का ये कल्चर जो उनका है
कि वो जिस टाइम भी कोई क्राइसिस होता है तो दे आर रेडी, शेयरिंग एंड केयरिंग तो करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो अपने आप ही उन्होंने बंद लगा दी है, अपने आप ही आप देखिए खाना भी वितरित हो रहा है, लाइनों में लोग बैठे हैं जो काम करके आते हैं खेतों में, मतलब जहाँ पानी सबमर्ज्ड है उनके लिए भी है सारा कुछ। और अब तो ये हाल है कि अगर 10-10 फुट पानी कहीं खड़ा है तो आप देख सकते हैं कि उनके घर का तो नहीं, वो तो टॉप फ्लोर पे होंगे जो बचे हुए हैं, जो नहीं अभी तक इवैक्यूएट हुए हैं, उन तक भी खाना पहुंचाने की ये जो लंगर प्रथा है वो ही उसमें लगी हुई है। आई डोंट नो गवर्नमेंट का कितना वो है, वो भी हम देख रहे हैं कि वो भी पिक्चर खिंचाने के लिए या फोटो खिंचाने के लिए ज्यादा आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द पॉइंट इज कि वी आर नॉट रेडी टू फेस दिस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच ए बिग डिजास्टर। वो हमारी जो एक तैयारी होनी चाहिए वो कहीं कम नजर आती है। अगर यही जापान में हुआ होता या किसी और कंट्री में हुआ होता तो दे वुड हैव बीन एबल टू एड्रेस इट एट अ स्केल जो हम शायद इमेजिन नहीं कर सकते। आई एम जस्ट सेइंग दैट बिकॉज हमारे यहाँ पर जो ऑफिशियल सिस्टम है उसमें इतनी खामियां हैं कि आप किस किस को ब्लेम करेंगे। बट आई होप कि इस क्राइसिस के बाद परहैप्स वी विल लर्न अ बेटर लेसन। एब्सोल्युटली देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो का सारा संक्षेप में यहाँ पर बताने के लिए। भी तो क्लियरली काफ़ी सारा नुकसान यहाँ पर जान माल को है और जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि 7 से 10 फुट पानी अभी भी यहाँ पर है। जहाँ तक फसलों की बात है, कॉटन, पैडी, लाइव स्टॉक और काफ़ी सारे नुकसान ऑफकोर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। डैम्स में जिस तरह का पानी यहाँ पर छोड़ा गया है, बारिश से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान की एक्सपेक्टेशंस हैं। आपको बता दें कि 1988 के बाद सबसे भयानक बाढ़ ये बताई जाती है और काफ़ी सारे एरियाज जैसे गुरदासपुर, अमृतसर, तरन, फिरोजपुर, पठानकोट जैसे एरियाज में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हानि की खबरें भी हैं। और जैसे देवेंद्र जी बता रहे थे कि लोकल्स की तरफ से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट फिलहाल हमने बनता हुआ देखा है। वेल, ये तो बात हुई वहाँ पर बारिश की, लेकिन आपको एक और चीज़ बता दें कि नाफेड के एमडी दीपक अग्रवाल का कहना है कि सरकार की 2030-31 तक दलहन का इंपोर्ट जीरो करने का लक्ष्य है। साथ ही साथ सरकार मसूर, उड़द, तुअर की इस बार 100% प्रोक्योरमेंट करेगी। आइए सुनते हैं। इस साल के जो आपका बजट था उसमें 3 दालों के लिए, मसूर, उड़द और तूर के लिए सरकार ने ये प्रतिबद्धता जारी की है कि हम लोग 2030-31 तक हम लोग इसको आत्मनिर्भर होना है और इसके लिए इस बार हम लोग 100% इन 3 दालों में 100% प्रोक्योरमेंट करेंगे। पहले ये 25% होता था और इस बार सबसे बड़ा परिवर्तन ये किया गया कि पहले हम लोग केवल एमएसपी में पीएसएस के अंतर्गत प्रोक्योरमेंट करते थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने जो किसानों की आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से और दलहन में खासकर आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए ये अभी हर किसानों को ये वादा किया कि हम लोग 100% इन 3 दालों का प्रोक्योरमेंट करेंगे, चाहे कितना ही प्रोडक्शन उनका क्यों ना हो। इसलिए वो काम हमारा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में होगा, जिससे कि हम लोग एक बफर स्टॉक इन 3 दालों का बना पाएंगे। साथ साथ इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आने वाले सीजन में किसानों को ये एक कॉन्फिडेंस होगा कि हम कितना भी दाल प्रोड्यूस क्यों ना करें, सरकार उसको एमएसपी या एमएसपी से अधिक भी अगर मार्केट रेट होगा तो एक फॉर्मूला वर्कआउट किया गया, उस अधिक रेट में भी सरकार उसको परचेस करेगी इन दलहनों में। ऑल राइट, तो क्लियरली इस बार जहां तक दालें खरीदने की बात है, सरकार पूरी तरीके से तैयार है, चाहे वो कैपेसिटी है, चाहे वो पैसा है, या फिर ये चीज़ है कि 100% दालें यहां पर मसूर, उड़द, तुअर की प्रोक्योर की जाएंगी। ऑफ कोर्स आने वाले समय में मालूम पड़ेगा कि किस तरह के ये हम एक्चुअल टारगेट्स वर्सेस एक्चुअल प्रोक्योरमेंट आता हुआ देखते हैं। वेल, फिलहाल इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जुड़ेंगे आपके साथ फ्यूचर्स एक्सप्रेस के साथ।